एक रोशन कल के लिए जागो आज। हर रोज एक नया दिन, एक नया आगाज, एक नई इब्तिदा। सेहतमंद बातें और तंदुरुस्त मशवरे, शानदार लोग, जानदार बातें, आपके हर दिन को खास बनाने के लिए, मनचाहे मेहमानों से आपको मिलवाने के लिए, राइजिंग पाकिस्तान एक नए अंदाज में, कुछ नए दोस्तों के साथ हम ला रहे हैं आपके लिए। निगाहे इश्क़ो मस्ती में वही अव्वल, वही आखिर, वही कुरान, वही फुरकान, वही यासीन, वही त्वाहा। गुड मॉर्निंग, अस्सलामुअलैकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब। मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। राइजिंग पाकिस्तान में कहते हैं खुश आमदीद। अच्छा, नॉर्मली हमें मंडे को सवाल करते हैं हाउ वाज द वीकेंड, बट मैं सबीन से सवाल जरूर करूंगा कि अच्छा सबीन कैसा रहा आपका ये 2-3 रोज कैसे गुजरे? बहुत अच्छे गुजरे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। टोटली वर्थ इट। दुनिया से दूर, डिस्कनेक्टेड। दुनिया से दूर क्या मार्स पे गई थी आप? तकरीबन नो इंटरनेट, नेगेटिविटी से दूर, सबसे बड़ी बात। सो इट वाज टोटली वर्थ इट कि एक जगह पर जाना, आप नेचर से कनेक्ट करना, फैमिली से मिलना जुलना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, एंड देन यू आर टोटली डिस्कनेक्टेड। इस दौरान जो भी हो मिट्टी पाओ। अच्छा, इसको छोड़े, गई कहाँ थी वो बताएं। यार ये बहुत सारे लोग ऑलरेडी मुझे मैसेजेस आ रहे थे काफ़ी ज़्यादा इंस्टा के ऊपर भी, जब मैंने कुछ स्टोरी जहाँ पे थोड़ा हमारी आदत है ना, थोड़ा सा जब हम ये देख रहे होते हैं कि इंटरनेट थोड़ा सा मिल रहा होता है तो हमारे अंदर होता है कि हाँ कम से कम एक पोस्ट कर रहे हो। तो मैं कश्मीर गई थी, आज़ाद कश्मीर, बहुत मज़ा आया, बड़ी खूबसूरत जगह है। और जाहिर सी बात है इस वक्त जो कश्मीर के लोग हमें देख रहे हैं तो यकीनन आप लोग रिलेट कर सकते हैं कि मैं क्या बात कर रही हूँ। ये खूबसूरत सा मौसम वहाँ पर, और वो हम कहते हैं ना कि अल्लाह ने हमें बड़ी बड़ी एक तरह नेचुरल ब्यूटी हमारे मुल्क में, अगर हम बात करें, पाकिस्तान की बात करें, हम कश्मीर की बात करें, सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नेचर के साथ कनेक्ट करना ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो बड़ा प्यारा मौसम, दिन को धूप, और धूप में आप बैठे आराम से धूप सेकें, और उसके बाद सुबह और रात को जो है वो अच्छी खासी जो ठंड होती है। सो या टोटली वर्थ इट। तो आई थिंक इट वाज अ मच नीडेड ब्रेक। चलिए, मैं इस पे डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ एक छोटा सा सवाल इसमें और करता हूँ कि आप बहुत से स्पॉट्स पे गई होंगी आज़ाद कश्मीर में, कोई एक स्पॉट जो कि आपको लगा है वो इट्स अ न्यू स्पॉट फॉर यू, आप रिकमेंड करना चाहेंगी जो इनके बारे में लोगों को नहीं पता? व्हाट इज दैट वन स्पॉट? आई थिंक बहुत सारे लोगों को पता होगा ऑलरेडी, बंजोसा से 15 to 20 मिनट्स की ड्राइव है। एक जगह है तरारखल, उसको बोलते हैं। तरारखल। आई थिंक एग्जैक्टली। तो वो बड़ी ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत सी जगह है जहाँ पर आपको मैदान मिलेगा किसी जगह पर, किसी जगह पे आपको पहाड़ मिलेंगे। सो वो मुझे बड़ी प्यारी सी वो जगह लगी। और ये कि काफ़ी लोग वहाँ पर रहते हैं, ऐसा नहीं कि कोई ऐसी कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, इट्स जस्ट अ रेजिडेंशियल स्पॉट, और वहाँ पर लोग रह रहे हैं, घर बने हुए हैं, लेकिन बड़ी प्यारी सी जो है वो बड़ी प्यारी उसकी लोकेशन है और बड़ा सुकून सा है। टूरिस्ट स्पॉट नहीं था शायद, इसलिए मुझे ज़्यादा पसंद आया कि कम से कम लोगों ने उसको पोल्यूट नहीं किया था। तो तरारखल इज अ प्लेस यू मस्ट गो जी। मैं इसको लिख लेता हूं बिकॉज़ आप बंजोसा जाते हैं, बंजोसा से मुड़ के आप वापस आ जाते हैं। मतलब आपको एक होता है कि बंजोसा वो बड़ी प्यारी जगह है, लेकिन ऑनेस्टली एक चीज़ जो मैं यहाँ रजिस्टर करना चाहूँगी वो ये कि हमने नेचर को बहुत ख़राब कर दिया। हमने इतना पोल्यूट किया है लिटरली। बंजोसा कई साल पहले शुएब आप गए होंगे, मैं गई होंगी, जब हम वहाँ पर गए थे तो झील थोड़ी बेहतर नजर आ रही। पैसेज ऑफ टाइम बहुत ज्यादा आहिस्ता आहिस्ता हमने उसको पोल्यूट होता देखा, लिटरली उसके पास नहीं खड़ा हुआ जाता। वो इतनी वहाँ से स्मेल आती है, और वो झील का पानी देख कर ना आपको बहुत दुख होना शुरू हो जाता है। सो अब मैं ये कहती हूँ कि वो जगह जो कि टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, जब आप वहाँ पर जाते हैं ना तो आपको ज़्यादा सुकून फील होता है, क्योंकि वो साफ है। और इसलिए मेरा दिल नहीं कर रहा था मैं इस जगह के बारे में बताऊँ किसी को।
नहीं नहीं, आप जरूर बताएं, लेकिन साथ ही हम ये बात करते हैं कि प्लीज जब भी आप किसी ऐसी जगह पर जाएं तो बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, बी अ रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट, और उस जगह को पोल्यूट ना करें। हम अक्सर ये बात करते हैं कि आप कहीं पर जा रहे हैं तो कोशिश करें एक बैग साथ रखें, जो भी ट्रैश है वो वापस लेकर आएँ, वहाँ पर बिल्कुल आपने कोई कचरा नहीं फैलाना, उसका ख्याल रखना है। अच्छा जी, ये तो हमने बात कर ली सवीन की उस छुट्टी की जिसको उन्होंने कहा कि इट वाज अ मच नीडेड ब्रेक। सो बात करते हैं कि आज हमारे मौजूआत क्या हैं, आज हमारे मेहमान कौन है। आज हम राइजिंग पाकिस्तान में क्या बात करेंगे, बहुत से राइजिंग स्टार्स आज हमारे साथ मौजूद होंगे। सो विल बी टॉकिंग अबाउट म्यूजिक। एग्जैक्टली, उसके अलावा म्यूजिक के बारे में बात करेंगे, मतलब गाना बजाना आज होगा। गिटार होगा, गिटार होगा और गाना होगा। और इसके अलावा जो है हमारे साथ आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ड्रोन पायलट से। यस, पाकिस्तान की पहली फीमेल एफपीवी ड्रोन पायलट। एग्जैक्टली। और इससे पहले जो सवीन ने बात की ना घूमने फिरने की, टूरिस्ट स्पॉट की, तो हम एक ऐसे पाकिस्तानी से आज आपको मिलवाएंगे कि नॉर्मली भी बात करते हैं ना कि अच्छा ये पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को इम्प्रूव करने के लिए बात कर रहे हैं। हम अक्सर ये बात करते हैं कि अच्छा ही इज़ ट्रैवलिंग, और इसकी कोशिश ये है कि पाकिस्तान की खूबसूरत जगह लोगों को दिखाएं। हम अक्सर ये बात करते हैं कि एक ऐसे ट्रैवलर की बात करते हुए कि अच्छा ये बहुत से टूरिस्ट स्पॉट्स को बात करते हुए इंटरनेशनल टूरिज्म को लेकर आते हैं, इंटरनेशनल टूरिस्ट को लेकर आते हैं। इन एक्चुअल ही इज़ डूइंग दैट वर्क जिसकी आज हम बात करें। हमारे साथ मौजूद होंगे और जितने इंटरनेशनल टूरिस्ट को पाकिस्तान लेकर आए हैं उनका पाकिस्तान का जो एक्सपीरियंस है आज हम उसकी बात आपसे करेंगे। और इसके अलावा एक और मेहमान साथ मौजूद होंगी हमारे, जो ह्यूमैनिटेरियन वर्क बहुत ज़्यादा कर रही हैं। एग्जैक्टली, कम्युनिटी सर्विस बहुत ज़्यादा उन्होंने की। स्पेशली अगर हम बात करें कोविड के दिनों में तो हम देख रहे थे काफ़ी सारे लोगों ने अपनी जान की परवाह नहीं की कि उनको वायरस अटैक करेगा। और ऐसे में अगर हम देखें तो थैलेसीमिया के पेशेंट्स, उनको बहुत ज़्यादा खून की अतिया की ज़रूरत रही है। ऐसे भी हम देख रहे थे कि हॉस्पिटल्स में खून की किल्लत बहुत ज़्यादा हो गई थी। लेकिन इसी तरह की जिस खातून की हम बात कर रहे हैं, उनकी तरह की बहुत सारे लोग जो हैं वो आगे बढ़े उस दौरान, और उन्होंने एक ड्राइव शुरू की, ब्लड डोनेशन ड्राइव। तो उसके थ्रू उन तमाम जो नीड के, जिन लोगों को नीड थी ब्लड की, उन सबको वो ब्लड डोनेशन जो है वो आप लोगों की तरफ से मिला। सो ये इस कारनामे पर उनको एक अवार्ड से भी नवाजा गया है। हम बहुत ज़्यादा अब इसका जिक्र नहीं करेंगे, हम इसको थोड़ा सा सस्पेंस रखेंगे, हम मुलाकात किससे करवाएंगे। लेकिन ये है जी आज का राइजिंग पाकिस्तान, और बड़ा मजा आएगा हमारे साथ। राइट बैक आफ्टर ब्रेक, स्टे विद अस, दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। ब्लैक या कलर? व्हाइट ऑब्वियसली। कहाँ पहनोगी? डार्लिंग, ब्लैक इज एन इन्वेस्टमेंट। या कलर? कहाँ पहनोगी? व्हाइट। ब्लैक। माना कि हर डिसीजन आसान नहीं होता, लेकिन Zong मंथली प्रो मैक्स के साथ है बहुत आसान। बेसिक में मिले 200 GB डेटा, लगातार कॉल्स और SMS, या फिर प्लस जिससे मिले ये सब और ढेरों डिस्काउंट्स, मोबाइल इंश्योरेंस और Zong TV की फ्री स्ट्रीमिंग भी। द डिसीजन इज सिंपल, लेट्स गेट डिजिटल विद Zong 4G। छोटा सा वादा चाहता हूँ तुमसे कि तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। मैंने मोहब्बत तुम्हारे साथ निभाने के लिए की है, साथ छोड़ने के लिए नहीं। तुम मेरे तकलीफ ज़दा पैरों पर हाथ लगाकर मुझसे माफ़ी मांगो। मैं माफ़ी चाहता हूँ। सॉरी नॉट एक्सेप्टेड। शुजा के पैसे खाने ना बेटा, दुनिया छोड़। अच्छा खासा कमा तो रहा हूँ। क्या बताओगे कि मैं चोरियां करता हूँ? हमारी रिवायात के मुताबिक लड़कियों की पसंद और नापसंद की कोई अहमियत नहीं। हम ना निकाह कर लेते हैं। माँ मेरी
जिंदगी बर्बाद होने जा रही है और आप लोग बैठे चाय पी रहे हैं। जुलेखा, मैं तेरा सब कुछ छीन लूंगी। अली से ये क्या किया है तुमने? माँ को जीते जी मार दिया। किस्मत में ना हो किसी के भी दर्द दिलों के। Black? ये कलर? White? Obviously. कहाँ पहनोगी? Darling, black is an investment. या कलर? कहाँ पहनोगी? White, black. माना कि हर डिसीजन आसान नहीं होता, लेकिन Zong मंथली प्रो मैक्स के साथ है बहुत आसान। बेसिक में मिले 200 GB डेटा, लातादार कॉल्स और SMS या फिर प्लस, जिससे मिले ये सब और ढेरों डिस्काउंट्स, मोबाइल इंश्योरेंस और Zong TV की फ्री स्ट्रीमिंग भी। The decision is simple. Let's get digital with Zong 4G. बाबर ने फुपोया चाची को बात बता दी फिर? ओ कुड़िए ना घबरा, ते डर नू चिल्ले पा, पागल है नहीं बताएगा। वो शादी एक ही बार होती है जिंदगी में, कभी कभी किसी किसी की मेरी तरह से एक बार भी नहीं। क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर अकेले बाहर नहीं जा सकते? अरे तुम्हारे साथ तो मैं उम्र भर घूमने को तैयार हूँ। तुम थॉमस एडिसन के सन नहीं हो, तुम जमाल के सन हो, इसलिए मेरी तरह सोचो। ऐसे जायदाद ऐसा खूबसूरत लड़का कभी ना मिला। बात कर रही हूँ। इजी रोड वाली? जी नहीं, रिश्ते वाली। अंकल जी बड़ा अफसोस होया। अगर यहाँ कोई औरत होती ना तो इतना बैंड डालती कि वो शोर मचा के पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लेती। आपके पोते पोतियों को भी ये क्लास याद रहेगी। सदमे से तुम्हारा दिमाग चकरा गया। और अब ये अगर सोने के भी बन के आ जाएंगे तो मैं अपने बेटे का रिश्ता नहीं करने वाली। बाबर, बाबर गड्डी। बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया। दीवार के पार क्या है, नकाब के पार क्या है, इस बहस में मत उलझो। सिर्फ ये जान लो कि समझ की तह तक पहुंचने के लिए सोच की सीढ़ी दरकार होती है। एक जरा सोचने दो। कहीं भी रोशनी देखो, उसे आगही मत समझो। 4 लफ्ज पढ़ लो तो खुद को अरस्तू और नीचे मत समझो। मफहूम की वुसअत में दलील को भटकने दो। अपनी बेयकीनी को एक जरा सोचने दो। पीटीवी होम पर। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। और अब बात करेंगे हम म्यूज़िक की। जब हम बात म्यूज़िक की करें, एक ज़बरदस्त म्यूजिशियन हमारे साथ मौजूद हैं, वेरी यंग म्यूजिशियन, 15 साल के हैं, अली अकबर। गिटार बहुत अच्छा बजाते हैं, गाते बहुत अच्छा हैं, और एक बड़ा इनका मॉडल है जी, मैं ऐसे कहता हूँ हाइब्रिड मॉडल। वो ये है कि ये क्लासिकल एंड मॉडर्न, ये हिप हॉप को मिक्स करते हैं। तो कैसे ये ख्याल आया, कैसे इसको परस्यू कर रहे हैं, आज हमारे साथ मौजूद है अली अकबर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? ठीक। गिटार से दोस्ती कैसे हो गई? बस बचपन से म्यूजिक का शौक था। तो इससे भी पहले यानी कि कितना बचपन? ये बचपन अभी आपका चल नहीं रहा वैसे, 15 साल इनकी उम्र है, सबको बताते चले। तो बचपन से घर में जो अब्बा थे वो लाइक
क्लासिकल के बहुत शौकीन थे। ओके। तो स्पीकर्स पे हमेशा हमें सिखाते थे, मतलब सुनाते म्यूजिक सुनाते थे। ऑटोमेटिकली आपका इंटरेस्ट डेवलप हो गया। जी, तो बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं म्यूजिक, और म्यूजिक अब तो फिर शौक डेवलप हुआ। ओके। फिर आई गॉट टू लर्न गिटार। सो खुद ही आपने सीख लिया या समटाइम्स होता है ना, सभी आजकल स्कूल में हम देखते हैं बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, म्यूजिक टीचर्स होते हैं या फिर जनरली भी आपने कोई म्यूजिक इंस्ट्रक्टर्स आपके होते हैं, उनसे आप सीख रहे होते हैं? मोस्टली मैंने घर में ही सीखा है, और कभी मतलब 1-2 टिप्स लेने के लिए मैं स्कूल से सर से टिप्स लिए हैं। सर हमारे स्कूल के बहुत अच्छे सर हैं, सर इमरान थे, तो उनसे बहुत अच्छी मैंने टिप्स ली हैं। उनसे गिटार की टिप्स, वो बहुत अच्छे गिटारिस्ट सर कौस, उनसे मैंने बहुत अच्छी टिप्स ली हैं। उन्होंने बड़ी हेल्प की मेरे गिटार को स्किल डेवलप करने में। अपनी जगह पे गाने का शौक कब से, किसने सबसे पहले बताया? तुम्हारी आवाज़ बड़ी प्यारी है। बस म्यूज़िक सुनते सुनते साथ गाते हुए बहुत शौक था, तो गाने का शौक भी था, तो गाने शौकीन बहुत था। अच्छा, क्लासिकल में गिटार होता है? क्लासिकल में तो गिटार नहीं, गिटार मॉडर्न एक मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट है। सो ये कैसे आपने सोचा? सर सुन क्लासिकल रहे हैं, शौक क्लासिकल का डेवलप हो रहा है, लेकिन साथ ही गिटार से भी दोस्ती हो गई, फिर आपने इसको मिक्स किया। गिटार आजकल बहुत पॉपुलर भी है, जैसे बहुत पॉपुलर, हर कोई आजकल बजा रहा है, तो गिटार का भी एक शौक था कि मॉडर्न म्यूज़िक भी साथ हो जाए, मॉडर्नाइज हो थोड़ा। और क्लासिकल का तो बचपन से शौक था, तो उससे। क्या सुनाएंगे आज हमें? आज आपको मैं एक गाना सुना दूँ। ओके, चलें जी। गाना सुनाते हैं, खड़ी खड़ी ना सुना गाना सुनाते दूर जितना भी तुम मुझसे, पास तेरे मैं, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, जिंदगी से कोई शिकवा भी नहीं है, अब तो जिंदा हूँ मैं इस नीले आसमां में, ना जाने कब से उम्मीदें कुछ बाकी हैं, पलकों में बन के आंसू तू चली आती है, ना जाने कब से। क्या बात है। वैसे ये तो हमारे ज़माने का गाना है, हमें याद है कि किस तरह हम आतिफ का क्रेज़ और वो सारा नॉस्टैल्जिया। तो आप लोग आज की जनरेशन कनेक्ट कर पाती है इन सॉन्ग्स के साथ? इतने पुराने नहीं हुए सॉन्ग्स वैसे अभी। ये बहुत पुराना गाना है। हाँ, मतलब फिर भी हम छोटे थे, आतिफ का ये गाना सुनते थे। मुझे भी लगता है बहुत पुराना नहीं है सभी। मुझे अगर मैं कहूँगा पुराना, मुझे अपना बहुत ज़्यादा पुराना लगेगा। अच्छा, कुछ होता है ना, कुछ सॉन्ग्स होते हैं एवरग्रीन होते हैं शोएब। जब भी आप उनको सुन रहे होते हैं ना, तो आपको लगता है कि बस ये अभी का, आज के दौर का गाना है। कनेक्ट कर पाती है आज की जनरेशन पुराने गानों के साथ? आई थिंक कर पाती है, लेकिन पुराने गाने और क्लासिकल सॉन्ग के एक अपनी एक फील है जो उसमें मॉडर्न म्यूजिक में नहीं आ सकती। अच्छा, वैसे आजकल हम ये भी देख रहे हैं सभी पे, स्पेशली 3 डेज अगर हम देखें 3-4 दिन में बहुत ज़्यादा यहाँ पर कॉन्सर्ट्स भी हुए हैं इस्लामाबाद में, तो इसलिए मैंने देखा कि यंग जनरेशन कितना कनेक्ट कर रही है म्यूज़िक के साथ। वहाँ पे रश हमने देखा है, वहाँ पे हमने लोगों को झूमते हुए देखा है। सो आपका वैसे फेवरेट सिंगर कौन है? अगर पाकिस्तानी सिंगर्स, तो पाकिस्तानी सिंगर्स में अली सेठी, आतिफ असलम, एंड क्लासिकल सिंगर्स मेहदी हसन, गज़ल किंग ऑफ गज़ल्स, एंड मेहदी हसन इज वन ऑफ माय फेवरेट। क्लासिकल भी कुछ सुनाएंगे हमें? क्लासिकल अब देखिए, ज़ाहिर है उन्होंने बचपन से सुना है क्लासिकल, उनका शौक है क्लासिकल का। इतनी सी एज में क्लासिकल गाना बहुत बड़ी बात है। तो हम ये सोचना देखना चाहते हैं कि कितना अच्छा सीखा आपने। जी, आपको सुनता हूँ। रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिश
आप ही से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशी सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिशी सही। आप ही से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशी सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिशी सही। अरे वाह, कितना खूबसूरत। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मुश्किल हो रहा है गाते हुए सांस को संभालना, बिकॉज क्लासिकल इज डिफिकल्ट। अ लॉट डिफिकल्ट क्लासिकल, इसलिए मैं ज़्यादा कहता हूँ कि मॉडर्न जो है इम्प्लीमेंट होना चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ लॉट डिफिकल्ट देन मॉडर्न म्यूजिक। सो वो आपकी वोकल्स को काफ़ी डेवलप कर सकता है और आपकी सिंगिंग को बहुत बेहतर बना सकता है क्लासिकल म्यूजिक। प्रैक्टिस कैसे करते हैं, कितना वक्त निकालते हैं फॉर रियाजत? 1 hour in 1 one hour day. A day. Okay. जब फ्री टाइम मिले, स्टडी से जब फारिग हूँ तो मैं ये कर लेता हूँ। मैं ये पूछना चाहती हूँ, मैनेज करना आसान होता है? जिस तरह हम बचपन में अगर गिटार की बात करते तो हमें कहा जाता था कि आप पढ़ाई पे ध्यान दें, आप पढ़ेंगे नहीं, अगर आप वो क्या था, पढ़ोगे लिखोगे पता नहीं क्या, हाँ वो सेंटेंस एक जो था, खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमें वो भूल गए। लेकिन ये है कि आप लोगों की जनरेशन इस लिहाज से बहुत अच्छी है कि आपके पेरेंट्स मना नहीं करते, इनकरेज कर रहे होते हैं। सो टाइम निकालना, इज इट डिफिकल्ट? अब जाहिर सी बात है, मेरा ओ लेवल अभी स्टार्ट हुआ है, तो टाइम निकालना काफ़ी मुश्किल होता है। पेरेंट्स भी काफ़ी कहते हैं कि पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करो, लेकिन जब मुझे फ्री टाइम मिलता है तो मैं गिटार लेके बैठ के गाना गाना शुरू कर देता हूँ। पढ़ाई में कैसे हैं वैसे? पढ़ाई में काफ़ी। बट यू थिंक कि आप इसी म्यूजिक को एज ए करियर लेकर चलना चाहेंगे आगे? मेरा तो शौक बहुत है म्यूज़िक का, एंड आई थिंक आई एम श्योर कि आपके फादर तो बहुत सपोर्ट करते हैं, बिकॉज वो खुद क्लासिकल सिंगिंग को बहुत पसंद भी करते हैं, सुनते भी हैं। मदर कितना सपोर्ट करती हैं? ठीक है, पढ़ाई इज इम्पॉर्टेंट एज वेल, लेकिन अगर किसी का शौक है, किसी में टैलेंट है, वो उसमें आगे बढ़ना चाहता है, तो ज़ाहिर है फैमिली सपोर्ट कर भी रही होती है। तो मदर कितना सपोर्ट करती है? मदर भी काफ़ी हद तक सपोर्ट करती है, लेकिन कभी कभी जाहिर सी बात है डांट पड़ जाती है कि पहले पढ़ाई कर लो फिर ये कर लो। मैं भी कभी कभी पढ़ाई से पहले ये कर लेता हूँ, जाहिर सी बात है शौक इतना है कि। तो अच्छा, एक तरफ अम्मी ज़रा सख्ती भी करती होंगी, लेकिन दूसरी तरफ आई एम श्योर जैसे कोई गैदरिंग हुई, कजन्स इकट्ठे हुए, घर वाले स्पेशली अम्मी की साइड वाले, तो अम्मी कहती होंगी ना ज़रा बजाओ ताकि पता चले बच्चा कितना टैलेंटेड है। हाँ, कभी कभी मैं फ्री टाइम में पढ़ के बैठा हूँ, मामा बैठी होंगी तो मामा के पास जाके मैं गिटार लेके जाके मामा के साथ क्लासिकल गा रहा हूँ मामा के साथ। अच्छा, मामा भी साथ गाती, वो भी गाती है? मामा की भी, फादर की तो आप बता रहे हैं ऑलरेडी, उनका सिस्टर्स भी मेरी और मामा भी दोनों काफी गाती है ना। तो मैं लेके साथ में। आपको तो घर में पूरा बैंड है। मैं वही सोच रही हूँ, आपको बाहर से किसको बुलाने की जरूरत नहीं है, घर में अपना बैंड बनाए, उसका नाम रखें और कॉन्सर्ट्स करें। होम बैंड। यस। हाँ, आपने वैसे नाम भी बता दिया, होम बैंड। देखें क्या बात है, नाम भी आपको बता दिया। मतलब आर यू सीरियसली थिंकिंग अबाउट दिस, घर वालों में ऐड करके इस तरह इसको बैंड की सूरत देना या नहीं? मेरी सिस्टर को बहुत शौक है सिंगिंग का ऑल्सो। ओके। तो वो कहती है कि लाइक साथ सिंगिंग करेंगे। आप गिटार बजाएं, मैं जरा गाना गाती हूँ, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं वोकल तो मैं ही रहूंगा, तो बहन भाइयों की ये भी लड़ाई हो जाती होगी। उनकी क्या एज आपसे बड़ी है छोटी है? मेरे से बड़ी है। आपसे बड़ी है, तो आपको सिखाती भी होंगी? सही। मैं ज़्यादा इनटू म्यूजिक में, तो लाइक मैं भी कभी कभी सिखा देता हूँ, लेकिन वो भी कहती है कि ये सही कर लो। अगर मैं कोई वीडियो बनाते हुए गलती कर दूँ तो मुझे गलतियाँ बताती है कि ये करो ये करो। अरे बहन भाई वैसे सिखाते बड़ा कम है। उनको सिर्फ होता है गलती क्या की, गलती हम पकड़े उसके बाद बताया अच्छा तुमने गलत किया। इसमें बंदा ज़्यादा बस अच्छा सीख जाता है समटाइम्स। वो सही बताती हैं तो मैं उसको देख लेता हूँ कि अगर किसी परफॉर्मेंस हो, मेरी स्कूल में कोई परफॉर्मेंस हो, तो ये कोई तो गाने का मैं पहले प्रैक्टिस करता हूँ, तो प्रैक्टिस में जो गलतियाँ होती हैं मेरी बहन भी मुझे बताती है, मैं उससे कहता हूँ कि सुने मेरे से कैसा गा रहा हूँ, तो वो बहुत हेल्प करता है मुझे लॉट। अच्छा, वैसे अभी ज़रा सीखना, घर पे बैठ के म्यूज़िक के लिए टाइम निकाल लेना, लेकिन उसके अलावा कभी ऐसा होता है स्कूल के किसी इवेंट में परफॉर्म करना या किसी और जगह पे किसी गैदरिंग में, ऐसा भी हो रहा होता है? एक अभी रिसेंट था हमारा इन्वेस्टिटर सेरेमनी थी, ठीक है, उसमें अब मेरी एक परफॉर्मेंस ऑलरेडी थी उसी में, एंड में थी, तो फिलर परफॉर्मेंस होती है, तो एकदम से मेरी
गेस्ट ज़रा लेट हो गए थे, सो एकदम से मेरी परफॉर्मेंस रख दी। और वो सॉन्ग मैंने कोई 1, 2 और 3 मंथ्स पहले गाया था। ओके। तो सर ने कहा एकदम से परफॉर्मेंस है, मैं उधर खड़ा था, सर ने मुझे स्किल्स वगैरह बताए कि इसमें गाना है, और मैं डायरेक्ट स्टेज पे चला गया। वेरी नाइस। तो ये तो चले, ये एक कॉन्फिडेंस आपको चाहिए होता है। टैलेंट के साथ कॉन्फिडेंस होना इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों के पास टैलेंट होता है, लेकिन अगर वो कॉन्फिडेंट नहीं होते तो वो गलतियां कर जाते हैं, पता नहीं चल रहा होता। आखिर में कुछ और अगर हमें सुना सकते हो, अगर कुछ आपके माइंड में चल रहा है, वरना हम गपशप भी लगा सकते हैं। दिल दिल पाकिस्तान सुना दे। वाह सबीना, आपने तो आसान कर दिया काम उनके हाँ ना। लिए। ऐसी ज़मीन और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ। बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल। वेरी नाइस, जबरदस्त, क्या बात है Good, जी। good. बहुत बहुत प्यारी आपकी आवाज़ है अली। बहुत आगे जाए और आपका एक जो ख्वाब है ना कि प्रोफेशनली आप सिंगिंग को परस्यू करें, वो ख्वाब आपका पूरा। और जब अली बड़ा हो जाए मजीद 15 साल से 25 साल का जब हो जाए, और हम भी अगर जिंदा हों, तो ऑब्वियसली हम इंशाल्लाह तो हम फिर कह सकें कि अली जब छोटा था 15 साल को हमारे शो में आया था और उसने ये अपना गोल सेट किया था, उसने गोल अचीव किया। थैंक यू सो मच प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। ब्रेक से वापस आते हैं, रही हमारे साथ। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। और अभी इस वीक की अगर बात की जाए तो कितनी ड्राइव जो है वो हो चुकी है, कितनी बॉटल्स? बेसिकली हमें 4 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं। वी स्टार्टेड इन जून 2020 और इस वीक तक हम 33,000 डोनर्स हॉस्पिटल्स में लिंक कर चुके हैं। ये एडिशनल है टू जो हम लोग ब्लड थैलेसीमिया सेंटर्स के साथ या ब्लड बैंक्स के साथ कैंप करते हैं। वेरी नाइस। तो अली जी जब स्टार्ट किया तो सोचा था कि अब 4th एनिवर्सरी और लोग ऐड होंगे, स्पेशली उस टाइम की मैं बात कर रही हूँ जब वबा थी और ऑब्वियसली लोग खुद परेशान होते थे कि हम किस तरह जाएं और ब्लड डोनेट करें, लोग वॉलंटियर करते थे, क्या सोचा था? उस वक्त ज़्यादा कुछ आगे तक का प्लान इसलिए नहीं था बिकॉज़ हमें लगा कि शायद सबका मेरा ख्याल यही सोचना होगा कि शायद इस महीने, अगले महीने, इस साल कोविड ख़त्म हो जाएगा। सो इतनी लंबी थॉट प्रोसेस नहीं था। कुछ काम में कोविड से पहले ब्लड पे ऑलरेडी कर रही थी, लेकिन वो इतने मैसिव स्केल पे नहीं था। जब हमने फॉर्मली ये काम करना शुरू किया तो वी रियलाइज्ड कि इससे रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, और ये इतना एक ग्रेव इशू है इस कंट्री में कि इसको हम 3 मंथ्स डाउन द लाइन छोड़ नहीं सकते। सो नाउ दिस इज़ पैशन ऑल्सो। ग्रेट। अच्छा, अभी मुझे थोड़ा सा बताएं कि जिस तरह आपने कहा कि थैलेसीमिया कैंप्स अलग और हॉस्पिटल को लिंक आप लोग अलग, किस तरह से लोग इसमें ऐड होते हैं जो हमें देख रहे हैं इस वक्त? अगर वो भी ऐड होना चाहें तो हाउ डू दे कनेक्ट विद यू? हमारे सोशल मीडिया पेजेस हैं दी ब्लड हीरोज़। बेसिकली 80 टीम्स हैं, तो दी ब्लड हीरोज़ का एक सोशल मीडिया पेज है, फेसबुक, जितने भी सोशल हैंडल्स हैं, और उसके बाद हर सिटी का अपना भी एक सोशल मीडिया हैंडल, दी ब्लड हीरोज़ फेडरल, जैसे दी ब्लड हीरोज़ इस्लामाबाद, दी ब्लड हीरोज़ लाहौर, इस तरह भी पेजेस हैं। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप नंबर्स हमारे पेजेस पे, हमारे ईमेल एड्रेसेस वहाँ पे अवेलेबल हैं। हमारा एक वॉलंटियर रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है जिसमें हम वॉलंटियर्स को ऐड करते हैं। उसके बाद वीकली उनका एक इंटरव्यू सेशन होता है और उसके बाद उनकी एक शॉर्ट सी ट्रेनिंग होती है, आफ्टर विच वो हमारे ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड हो जाते हैं और फिर हम उनको काम सिखाते हैं। अच्छा, तो मतलब आपके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जितने आप लोगों के पेजेस हैं, ग्रुप्स हैं, उसमें कोई भी कनेक्ट कर सकता है कि वो ब्लड डोनेट करना चाहते हैं या एज वॉलंटियर? हाँ, एज वॉलंटियर, दोनों कैटेगरी ना। जो ब्लड डोनेट करना चाहते हैं वो भी कनेक्ट कर सकते हैं और आपकी टीम खुद से उनको प्रोसीजर बताती है। डोनर बेस भी ज्वाइन हो सकती है इफ़ यू वांट टू बी अ डोनर, और अगर कोई वॉलंटियर है, कोई आप खुद से डोनर्स ढूंढ के लाना चाहते हैं या किसी भी हमारे मीडिया टीम को सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारी फाइनेंस टीम को, रिकॉर्ड्स टीम को, वेरिफिकेशन टीम को, तो वो वाले एवेन्यूज़ भी ओपन है। वेरी नाइस। आपको क्या लगता है कि इस वक्त इंटीग्रेटेड सिस्टम्स की कितनी इंपॉर्टेंस है? चूँकि आप काम कर रही हैं
बहुत सारे इदारे काम कर रहे हैं, बहुत से लोग काम कर रहे होते हैं, शहरों में हम देख रहे होते हैं, कस्बों में हम देख रहे हैं, लोग काम तो कर रहे होते हैं, लेकिन कितना इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा इंटीग्रेटेड सिस्टम हो, ये तमाम जो इदारे या लोग या ऑर्गेनाइजेशंस जो काम कर रही हैं ये एक प्लेटफॉर्म पे कनेक्टेड हों ताकि चीज़ें और स्मूथ हो जाएं। अच्छा, ये मैंने बहुत अच्छा सीखा है अभी व्हेन आई विजिटेड लाओस, तो वियंटिन में, बल्कि लाओस पूरे में उनका थोड़ा सा सिस्टम, एक छोटी कंट्री है, उनके लिए शायद आसान है, हमारे लिए इतना आसान नहीं होगा। उनका एक हिसाब किताब कुछ ऐसा सा है कि उनका एक रीजनल ब्लड सेंटर रेड क्रॉस है, जिसने भी ब्लड डोनेट करना है, जिसने भी वॉलंटियर करना है, हु एवर इट इज़, कोई भी कैटेगरी, आप वॉलंटियर एज ब्लड एक्टिविस्ट हैं, आप ब्लड डोनर हैं, एक जगह है रेड क्रॉस, आप सब वहाँ जाएंगे, आप वहाँ ब्लड डोनेट करेंगे, सारा जो डेटा है रीजनल डेटा उनका वो रेड क्रॉस के पास आता है। हॉस्पिटल्स रेड क्रॉस को हर दिन के एंड पे रिपोर्ट देते हैं कि हमें इतने पेशेंट्स एडमिट हुए हैं, इतना इमरजेंसी है, सुबह आपकी तरफ से इतना ब्लड चाहिए। सो बेसिकली बहुत सेंट्रली रेगुलेटेड है, रेड क्रॉस लुक्स आफ्टर एवरीथिंग, और वहाँ से फिर हॉस्पिटल्स और उनके बाकी सिटीज़ में ब्लड ट्रांसपोर्ट किया जाता है। पाकिस्तान इज़ अ बिगर कंट्री, हम यहाँ ऐसा नहीं कर सकते, थोड़े से मुख्तलिफ है, लेकिन शायद हम ये कर सकते हैं कि जैसे हमारे रीजनल ब्लड सेंटर्स हर सूबे में, फेडरल में, सिंध में, पंजाब में मौजूद हैं, बट हमारा, अगर मैं इस्लामाबाद के रीजनल सेंटर की बात करूँ तो शायद उसने एक एक्टिव रोल नहीं प्ले किया, कोई उनका ऐसा कंट्रीब्यूशन नहीं रही। सो अगर हम सेंट्रलाइज्ड हो जाएं, जैसे मैं पहले एक सोलो काम कर रही थी, उसका इतना इम्पैक्ट नहीं था, बट वंस वी स्टार्टेड टू वर्क एज अ टीम, वो बहुत मैसिवली उसका इम्पैक्ट था। सो कुछ अगर चीज़ें थोड़ी सी सेंट्रलाइज्ड हो जाएं, आई थिंक चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएगी। जाएगी। बात है, मतलब आप एक पूरे सिस्टम को अगर आप लेकर चले साथ, तो वो एक अच्छी एफर्ट होती है, और जो एक इंसान की इंडिविजुअल एफर्ट है उसका भी कोई इम्पैक्ट नज़र आ रहा होता है ना, कि सब इंटीग्रेटेड हैं, सब आपस में कोलैबोरेट करें। आपने भी कोलैबोरेशंस की, अभी भी कैसे रिस्पॉन्स आता है हॉस्पिटल से जब आप कनेक्ट करती हैं? शुरू में मुश्किल होती थी बिकॉज़ लोगों को पता नहीं था कि हम क्या हैं, और हमारे साथ MOU करके, कोलैबोरेशन करके उनको क्या इम्पैक्ट होगा। थैलेसीमिया सेंटर्स बहुत इजीली हमारे साथ MOUs कर गए थे, बिकॉज़ उस वक्त उनको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी, उनके पास एक पिंट भी ब्लड जाता था तो वो तो देवर ओपन टू MOUs। हॉस्पिटल्स का अब ये है, बिकॉज वी नाउ हैव अ प्रोफाइल, अब हम उनको काम दिखा भी सकते हैं, वो हमें जानते भी हैं, तो अब आहिस्ता आहिस्ता हॉस्पिटल्स हमारे साथ ऑन बोर्ड हो रहे हैं। अच्छा, ज़्यादा काम थैलेसीमिया पर ही है? थैलेसीमिया पे ज़्यादा काम इसलिए है बिकॉज़ बहुत सारे जो केसेस आते हैं उसमें मोस्टली डिलीवरी केसेस होते हैं। अगर कोई फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट केस है या सर्जरी केस है, वो वन टाइम है। अगर किसी पेशेंट ने अपनी किडनी की सर्जरी करानी है या उसने अपने गले की सर्जरी करानी है, वो एक दफ़ा है। डिलीवरी केस में द वुमेन नोज़, 9 महीने से उसे पता था कि वो एनीमिक है। क्या ऐसा नहीं पॉसिबल कि उसके घर में, उसके रिश्तेदारों में, फ्रेंड्स एंड फैमिली में 9 मंथ्स में 1 या 2 ब्लड डोनर भी ना निकले? लेकिन थैलेसीमिया का प्रॉब्लम ये है कि इनको हर 15 डेज़ में ब्लड चाहिए, और अगर एक मज़दूर है जिसके अंदर थैलेसीमिया की, उसके दोनों पेरेंट्स में जीन मौजूद थी, अब उसके जितने बच्चे होंगे, फॉर एग्जांपल 3 बच्चे हैं वो थैलेसीमिया वाले हैं, वो अपनी रोज़ी रोटी पूरी करे या वो डोनर्स को पैसे खिलाए। फिर ये होता है कि थैलेसीमिया के बच्चों को सोसाइटी आइसोलेट कर देती है, बिकॉज थिंक ऑफ इट, फॉर एग्जांपल खुदा न खास्ता अगर मैं थैलेसीमिया पेशेंट होती और मैं अपने रिलेटिव्स को हर हफ्ते कॉल कर रही हूँ, जी मुझे अगले हफ्ते के लिए ब्लड चाहिए, आप दे दें, तो एक पॉइंट के बाद वो मेरा फ़ोन भी उठाना छोड़ देंगे। विच इज़ वाई हम थैलेसीमिया के बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बिकॉज उनको फिर देने वाला कोई नहीं है। सो इसके अलावा आपकी जो रूटीन है, यू आर डेंटिस्ट एज वेल, तो कैसे मैनेज होती है रूटीन? मैंने काम तब शुरू किया था जब मैं स्टूडेंट थी, डेंटिस्ट नहीं थी, लेकिन वो फिर ये है कि अलॉन्ग द टाइम वी ग्रेजुएटेड, सारी चीज़ें। अब दी ब्लड हीरोज इज़ लाइक, ऐसा हमें लगता है कि वी आर प्रोबेबली द पेरेंट्स टू दी ब्लड हीरोज। आपको मेन काम यही लगता है? माँ अपने बच्चे को कभी भी नहीं छोड़ सकती, सो हमारे पास दिन में थोड़ा सा 2 घंटे हो, 1 घंटा हो। टीम्स ऑटो पे भी अब कुछ काम कर रही हैं, बट वी ट्राई कि इसको ना छोड़ें, चाहे कोई और चीज़ छोड़नी पड़े। ये एक पैशन है, ऑब्वियसली अपना प्रोफेशन आप छोड़ के पैशन को चूज़ करें, तो इतनी पढ़ाई, डेंटिस्ट बनना वैसे इतना मुश्किल होता है, और उसके बाद आप उसको प्रॉपर्ली अगर परस्यू नहीं करें। चलें, आपकी चॉइस है, आप काम करिए लोगों के लिए भी। इसके अलावा भी आपका एक तारुफ है जो कि हमने एंड में बचा के रखा था। खेल के मैदान में रिकॉर्ड बनते और टूटते हैं, मगर वो जज्बा जो खिलाड़ी में मुकाबले की तड़प पैदा करता है, हमेशा यादगार रहता है।
जीत की लगन, कुछ करने का अज़्म, हर मैदान मुल्क को कौम का नाम रोशन करता है। खेलों की दुनिया के शाहकार लम्हों पर तज्जियात और दिलचस्प आरा के साथ खेल और खिलाड़ियों पर मुनफरिद प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360 BTV न्यूज़ पर। अपनी जिंदगी की कदर करें। बैरून मुल्क सफर के लिए मुल्की कवानीन पर अमल कीजिए। याद रखें, जाली दस्तावेज़ात, डंकी यानी गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क सफर करना न सिर्फ मुस्तकबिल बल्कि जिंदगी के लिए भी खतरा है। गैर कानूनी एजेंट्स को कानून की गिरफ्त में लाने की मुहिम का आगाज कर दिया गया है। प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग ऑफ इमिग्रेंट्स एक्ट 2018 के तहत गैर कानूनी स्मगलिंग में मुलव्विस एजेंट्स और अफराद को 3 ta 5 साल कैद और 10 लाख जुर्माने की सजा दी जाएगी। वालिदैन अपने बच्चों पर नजर रखें और उन्हें किसी इंसानी स्मगलर के चकमे में न आने दें। आए जिम्मेदार शहरी बने, कानूनी दस्तावेजात के मुताबिक सफर करें। बच्चे वालिदैन के लिए जिंदगी का बेशकीमत सरमाया होते हैं। बेहतरीन तरबियत के साथ साथ उनकी हिफाजत करना भी हम सब की जिम्मेदारी है। बच्चे घर से निकले तो हरगिज गाफिल ना हो। चौका स्कूल, उधर से मस्जिद और मार्केट आना जाना महफूज बनाएं। बच्चे सबके साझे होते हैं, वालिदैन हो या अहले मोहल्ला। बच्चों के तफरीही मकामात पर मशकूक अफराद की नकलो हरकत पर कड़ी नजर रखें। हमें अपने बच्चों का मुहाफिज बनना है क्योंकि यही कौम का मुस्तकबिल है। दुरुस्त, हर वक्त, बार वक्त। क़याम पाकिस्तान से आज तक हमारी कहानी, हमारी तारीख इबारत है एक जहदे मुसलसल से। दुश्मन की मुसल्लत की गई जंगें, दहशत गर्दी का नासूर, एटमी कुव्वत बनने पर लगाई गई बंदिशें, कुदरती आफात और सियासी बदअमनी। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों ने इन सब मुश्किलात को शिकस्त दी है, तो हम फिर क्यों ना आगे बढ़ें एक होकर। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौके, सीपेक जैसे मंसूबों के इम्कानात, हमारे नौजवान, कितनी वजह हैं हमारे पास पुर उम्मीद रहने की। आए मिलकर उम्मीद के दिए जलाएं, रोशन मुस्तकबिल के लिए। बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन पाकिस्तान। जिसको लगा है जान में इश्क है बड़ी बला, आती बिना सैया सैया लगती नहीं दवा। छोटा सा वादा चाहता हूँ तुमसे कि तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। मैंने मोहब्बत तुम्हारे साथ निभाने के लिए की है, साथ छोड़ने के लिए नहीं। तुम मेरे तकलीफ ज़दा पैरों पर हाथ लगाकर मुझसे माफी मांगो। मैं माफी चाहता हूँ। सॉरी इज नॉट एक्सेप्टेड। शुजा के पैसे खाने ना बेटा, दुनिया छोड़। अच्छा खासा कमा तो रहा हूँ। क्या बताओगे कि मैं चोरियां करता हूँ? हमारी रिवायात के मुताबिक लड़कियों की पसंद और नापसंद की कोई अहमियत नहीं। हम ना निकाह कर लेते हैं।
वहाँ मेरी जिंदगी बर्बाद होने जा रही है और आप लोग बैठे चाय पी रहे हैं। जुलेखा, मैं तेरा सब कुछ छीन लूंगी। भले से ये क्या किया है तुमने? माँ को जीते जी मार दिया। किस्मत में ना हो किसी के भी दर्द दिलों के। होती है, बाहर इतनी गर्मी हो रही है, तुम्हारा शौहर आया है, कमरे में एसी तो चलना चाहिए ना, पर तुम लोगों की फरमाइश ही खत्म नहीं होती है। ये क्या था? हाँ तो सलीम ही, लेकिन ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है जैसे अभी गया था और अभी वापस आया? इसी तरह गुस्से में रहने के साथ, वरना जो तू करतूत करके आया ना, ये जो तेरी बीवी है ना, तेरा गला दबा देगी। ये देखो, लॉटरी का टिकट दुबई मॉल से लिया था, पूरे 1 करोड़ की लॉटरी लगी है मेरी। क्या? पिछले 3 महीने से तो मैं इसे ढूंढ रही हूँ, अब जाके तो इसका पता मिला है। इसका मतलब अब हमें 3 महीने का रिकॉर्ड भी निकलवाना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट दोनों एक साथ, मजे मजे की बातें और बहुत सारे खेल, मालूमात का अंदाज, तफरी के रंग, ये सब एक साथ। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। मुलाकात कराएंगे हम आपकी एक ऐसी जबरदस्त खातून से जो कि पाकिस्तान की पहली खातून है जो कि FPV ड्रोन पायलट हैं, फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन पायलट। नॉर्मली हम देखते हैं ना कि ज़्यादातर हमें लड़के मर्द नजर आ रहे होते हैं इस फील्ड में, लेकिन पहली खातून है जो कि ड्रोन पायलट हैं। क्यों इस तरफ आई? ज़ाहिर है कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट रहीं, फिर उसमें आगे उन्होंने परसू भी किया। स्टेम एजुकेशन को बहुत ज़्यादा एडवोकेट करती हैं। रोबोटिक्स में भी यस इनामात जीते हुए, और रोबोटिक्स के मुकाबले में नजर भी आ रहे थे। मुकाबले अब तो बहुत जीत लिए, अब वो चाहते हैं कि उनकी वजह से बहुत से और लोग मुकाबले जीत सकें। एज ए मेंटोर वो काम कर रही होती हैं। जब उनके मुकाबलों की आपने बात की सबीन, तो 2017, 18, 19 में नेशनल इंजीनियरिंग रोबोटिक्स मुकाबले में चैंपियन अवार्ड याफ्ता हैं जनाब। आज मौजूद है हमारे साथ सादिया हबीब साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। इस तरफ रुझान कैसे, रोबोटिक्स एंड स्टेम एजुकेशन एंड ड्रोन एंड एवरीथिंग? So I've been associated with STEM for the past 20 years. Okay. तो STEM में आपको पता है it's in combination of science, technology, engineering, mathematics. और हमारा ज़्यादातर फोकस प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पे है। तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का मकसद ये होता है कि आप एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करते हैं, यू आइडेंटिफाई इट, और उसके अगेंस्ट जो है आप आइडियाज़ जनरेट करते हो, और फिर ऑन द बेसिस ऑफ दोज आइडियाज़ यू कम अप विद अ सोल्यूशन और एक प्रोडक्ट आप बिल्ड कर रहे होते हो। तो वो काफ़ी अरसे से एक चीज़ चल रही थी। फिर ड्रोन टेक्नोलॉजी सामने आई और बहुत सी चीज़ें हमें देखने को मिली कि जी ड्रोन से क्या क्या हो रहा है दुनिया भर में। बिल्कुल। और अभी तक पाकिस्तान में यूजुअली यू कम अक्रॉस हॉबियस्ट्स होते हैं जो कि शौक से ड्रोन, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है। फिर देखने को आया कि एग्रीकल्चरल ड्रोन्स हैं पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा यूजेज है एग्रीकल्चरल ड्रोन्स का। एक हमारे सिस्टम में उनका है, इंक्लूडेड है।
उसके अलावा सर्विलेंस के लिए यूज़ होते हैं, एज अ वॉर वेपन यूज़ होते हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। इवन दुबई में अगर आपको पता हो तो ये होम डिलीवरी के लिए भी यूज़ हो रहे हैं ड्रोन्स। स्टार्ट हो गया। तो जब ये सब कुछ चल रहा था तो हमने फिर सोचा कि वाई नॉट अस, हम क्यों नहीं इस चीज़ को एक इनिशिएटिव लेते और इंट्रोड्यूस कराते एक सिस्टम में। तो फिर उसका हमने उस पर काम करना शुरू कर दिया और उसकी सारी मैन्युफैक्चरिंग असेंबलिंग वो शुरू की। तो आई हैव बीन बिल्डिंग द ड्रोन्स ऑल्सो, आई हैव बीन ट्रेनिंग स्टूडेंट्स हाउ टू बिल्ड दीज ड्रोन्स। उसमें फिर आपकी सोल्डरिंग सारा कुछ इन्वॉल्व होता है। अच्छा, बिल्डिंग तो एक तरफ है, लेकिन उसकी जो फ्लाइंग है वो एक और ही एक अलग लीग है, बिल्कुल अलग डोमेन है। और उसके लिए इट टेक्स यू टाइम टू लर्न। आपको एक सिमुलेटर पे पूरी ट्रेनिंग हासिल करनी पड़ती है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम लेते हो। साल भी लग जाता है, महीना भी लग जाता है। आपको कितना टाइम लगा? तो आई टुक अ मंथ। तो आई टुक अ मंथ टू लर्न। सो पहले मैंने सिमुलेटर पे थोड़ी ट्रेनिंग दी। फिर इसकी एक डोमेन होती है जिसको हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट का मतलब है कि आप ड्रोन आपके सामने और आप उसको देख के ख़ास लिमिट तक आप उसको देख के आप उड़ा रहे हो। उससे एक अलग जो एडवांस वर्जन है उसको हम FPV कहते हैं, विच इज़ फर्स्ट पर्सन व्यू। और उसको आप गॉगल्स पहन के तो आप उसको उड़ा रहे हो। तो अब वो जो फर्स्ट पर्सन व्यू है उसका आइडिया हमें आई डोंट वांट टू नेम इट, बट एक वॉर जोन था जहाँ पे स्टूडेंट्स ने ये ड्रोन्स बनाए थे। और यूक्रेन और रशिया की वॉर थी, चलो मैं बता भी देती हूँ। और उसमें ये स्टूडेंट का आइडिया था, दे बिल्ड दीज ड्रोन्स। ये कस्टमाइज्ड ड्रोन्स थे जिनको उन्होंने एज अ वेपन यूज़ किया था। और एक बड़े इंटरेस्टिंग वाइपर 300 के नाम से ड्रोन्स इंट्रोड्यूस हुए हैं जो कि ग्राउंड से लॉन्च होते हैं। So they are very scary and very dangerous. So with all these ideas we came up of introducing this technology in Pakistan. कैसा एक्सपीरियंस था सादिया, थोड़ा सा बताइएगा हमारे आम नाजरीन के लिए। थोड़े आम फहम अल्फाज में टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली ज़बरदस्त, बट जो फर्स्ट टाइम आपने उड़ाया और जो फर्स्ट पर्सन व्यू, थोड़ा सा उसको एलैबोरेट कीजिएगा, उसको एक्सप्लेन कीजिएगा। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? वो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे आप कॉकपिट में जो आपको व्यू आ रहा होता है। यू कैन गो एट हाई लिमिट्स और उसकी कोई लिमिट नहीं है। यू कैन गो एज हाई एज यू वांट। और ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी से यू नीड टू हैव अ पैशन टू बी इन द फील्ड। और नई से नई चीज़ें आ रही हैं, नई से नई आपको यू नीड टू डिस्कवर योरसेल्फ। तो ऑब्वियसली अच्छा लगता है अगर आप बच्चों को ट्रेन करें तो यू नीड टू हैव दैट नॉलेज एज वेल। तो वो एक चीज़ थी मेरे अंदर कि अगर मैंने सिखाना है तो बहुत ज़रूरी है मेरे अपने लिए कि मुझे भी वो चीज़ आनी चाहिए और मैं सीखूं और फिर मैं सिखाऊं। तो अभी तो आई हैव बीन ट्रेनिंग गर्ल्स ऑल्सो, दे आर कमिंग इनटू दिस फील्ड। बहुत से बच्चे आ रहे हैं। मैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा रही हूँ बच्चों को। और वो जो रोबोटिक्स क्लब आप चला रही हैं उसी के जी 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 तो ये सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, अब तो ये इंटरनेशनली एक चीज़ बन गई है जहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सिखाई जा रही हैं बच्चों को। जैसा कार्बन एमिशन ड्रोन्स हैं जो कि डिटेक्ट कर रहे हैं कार्बन एमिशन। मैं इस पे एक बच्चे को बुलाया भी था, सबीने फिर रिमेंबर, जो कि कार्बन एमिशन डिटेक्टर। वर्ल्ड सोल्यूशन चैलेंज पे काम कर रहे हैं। सो आई एम मेंटरिंग 13 टीम्स फॉर दैट। अ लॉट ऑफ देम आर गर्ल्स और बच्चियां जो हैं, सो दे हैव कम अप विद द सर्टेन प्रॉब्लम, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को उन्होंने देखा है और वो देख रहे हैं कि इवन AI जनरेटेड प्रॉब्लम्स भी हैं। जहाँ AI हमें फ़ायदे दे रही है वहाँ पे नुकसानात भी हैं। सो दे आर देयर टू आइडेंटिफाई दोज प्रॉब्लम्स दैट आर जनरेटेड थ्रू AI
और फिर दे आर लुकिंग फॉर द सॉल्यूशंस टू दोज प्रॉब्लम्स। तो इस तरह की ट्रेनिंग है और आप अगर देखें तो आगे आगे दुनिया जो है वो स्किल बेस्ड लर्निंग की तरफ जा रही है। Exactly. आपकी बुकिश नॉलेज एक तरफ है, लेकिन अब लोग आपसे पूछते हैं इसके अलावा आपको क्या आता है। Exactly. आपको प्रोग्रामिंग आती है, आप कोई टेक्निकल तो सादे वो वाली बात है ना, अभी जो हम सोशल मीडिया पे अक्सर मीम्स बन जाती हैं कि पता नहीं कौन सा डे है जब हमने अलजबरा अपनी ज़िंदगी में उसका इस्तेमाल नहीं किया। सो जाहिर सी बात है कि आपके पढ़ाई के साथ स्किल्स का भी आना आपको इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज तो आप अब ग्लोबल वर्ल्ड की ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ की जब हम बात करते हैं, जाहिर सी बात है हमारे बच्चे जब बड़े होंगे वो कनेक्ट ही नहीं कर सकेंगे। अपॉर्चुनिटीज़ होंगी बट पहले उनको सीखना पड़ेंगी। तो बचपन से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चों को सिखाना शुरू करें, उनकी स्किल सेट करें और उसके बाद वो आगे बढ़े और परस्यू करें। सो बच्चियों की जो आपने बात की सादी, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बच्चियों आप खुद भी ऑब्वियसली कर रही हैं, आपने स्टीरियोटाइप ब्रेक की और अब बाकी बच्चियों को भी आप आगे लेकर आ रही हैं। कहा जाता है ना बच्चियों का इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता टेक्नोलॉजी में, ये भी एक मिथ है ऑब्वियसली। इसको कैसे आपने देखा इस पूरे उसको कि आपको भी लगा था कि शायद बच्चियाँ नहीं आएंगी जब आप कॉल देंगी? मेरे पास अक्सर बच्चे आते हैं, मुझे कहते हैं डोंट यू गेट बोर्ड, आप बोर नहीं होती? तो बात यह कि नई से नई चीज़ इंट्रोड्यूस कराना, ताकि एक जो वो बोरिंग फैक्टर होता है ना, बोरियत का फैक्टर, वो चीज़ आपने ख़त्म करनी है। और हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं कि जी एरोडायनामिक्स क्या होता है, या ये थ्रस्ट क्या होती है, ड्रैग क्या होती है। तो वो उस बोरिंग लेक्चर से बेहतर है कि आप एक प्रैक्टिकलिटी की तरफ लेके आएँ, उनको ड्रोन बनवाएं, उनसे आरसी प्लेन्स बनवाएं और फिर उनको सिखाएं कि ये थ्रस्ट फोर्स क्या होती है, ड्रैग फोर्स क्या होती है, फिज़िक्स किस तरह काम करती है। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम में प्रैक्टिकलिटी को इंट्रोड्यूस कराएं, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ कराएं और ये सारी इंटीग्रेट कराएं, ताकि बच्चे की एक लर्निंग लेवल जो है एक और तरीके से उसको लर्न करें। इसमें ऐसे भी बच्चे होंगे आपके पास जो कि शायद मे बी आर्ट्स के स्टूडेंट हों, लेकिन वो शायद सीख रहे हो आपके पास आके, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि अगर आप किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में ही हैं तो आपने इस तरफ आना है और आप एक क्लब को ज्वाइन करना है। तो थोड़ा सा बताएं कि कौन कौन है जो कि आ सकते हैं, दे कैन जॉइन दिस क्लब। देखिए, जब हम डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस की बात करते हैं ना, सो इट्स ऑल डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस। यू आर डिज़ाइनिंग अ प्रोडक्ट थ्रू अ थिंकिंग प्रोसेस। तो उसमें पहले स्केचिंग भी इन्वॉल्व होती है। सो देयर इज़ अ फेज, पहले आप प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई किया, जब आप आइडियाज़ डेवलप करते हो ना, देन यू आर इनकरेज टू ड्रॉ इट आउट। तो उनको कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन आप करें, देन वो माइंड मैपिंग करते हैं, फिर उसमें वो अपनी ड्राइंग स्किल्स यूज़ करते हैं। यू डोंट नीड टू बी अ गुड आर्टिस्ट इन दैट केस, बट आप एक ड्राइंग स्किल यूज़ करके आप कहते हैं जी मैंने ये मशीन बनानी है या मैंने ये काम करना है, आप उसको ड्राइंग के ज़रिए। सो एन आर्टिस्ट कैन बी अ गुड डिज़ाइनर एज वेल। स्टेम बनता ही इन चीज़ों को मिला के, उसमें एक आर्ट भी इन्वॉल्व है, उसमें साइंस भी इन्वॉल्व है, उसमें मैथ भी इन्वॉल्व है, एंड दैट एंड्स अप इनटू अ ग्रेट प्रोडक्ट। ज़बरदस्त। और जिनको अभी आप सिखा रही हैं एक नए कॉम्पिटिशन्स के लिए, आई मस्ट से ऑल द बेस्ट उन सब स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास इतने ज़बरदस्त मेंटोर हैं जो कि बहुत एक्टिवली उनको एंगेज कर रहे हैं और हैंड्स ऑन लर्निंग है, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स सामने रख रहे हैं और उनको सोल्यूशन की तरफ काम करने के लिए गाइडेंस दे रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे सादिया साहिबा। थैंक यू। हमें ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। ब्लैक या कलर? व्हाइट ऑब्वियसली। कहाँ पहनोगी? डार्लिंग, ब्लैक इज एन इन्वेस्टमेंट। या कलर? कहाँ पहनोगी? व्हाइट। ब्लैक। माना कि हर डिसीजन आसान नहीं होता, लेकिन जोंग मंथली प्रो मैक्स के साथ है बहुत आसान। बेसिक में मिले 200 GB डेटा, लातादार कॉल्स और SMS, या फिर प्लस जिससे मिले ये सब और हीरो डिस्काउंट्स, मोबाइल इंश्योरेंस और जोंग टीवी की फ्री स्ट्रीमिंग भी। द डिसीजन इज सिंपल, लेट्स गेट डिजिटल विद जोंग 4G। जिसको लगा है जान में इश्क है बड़ी बला, आती बिना सैया सैया लगती नहीं दवा।
हम हर हफ्ता इंतजार करते हैं वीकेंड का, और वीकेंड एट होम के बगैर है नामुकम्मल। जिसमें हम जानते हैं सितारों का हाल, सेहत की टिप्स और मुलाकात होती है आपकी मुख्तलिफ शोबों के नुमाया अफराद से। होगी मुलाकात आपकी फिल्म टीवी के मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज से। और होगी लाइव सिंगिंग। कंप्लीट पैकेज ऑफ वीकेंड। तो देखना मत भूलिएगा वीकेंड एट होम हर हफ्ता और इतवार सिर्फ पीटीवी होम पर। रात गए, पुरानी किताब के बोसीदा कागज की मखसूस खुशबू यादों के दरीचों से झांकती आपकी और हमारी मोहब्बत की दास्तानें। साज की लय में लिपटे महकते गीत, रातें भीगी हों, उदास हों या जवान हों, कॉफी की महक हो या चाय की प्याली से उठता ख्यालात का धुआं। बात कुछ भी हो, हम आपको यहीं मिलेंगे इस तिलिस्म होशरुबा में रात गए। अब बात करेंगे जरा हसीन वादियों की, हमारे प्यारे पाकिस्तान की। कि जब आप शुरू में जब हम बात कर रहे थे कि आप जब नॉर्थ चले जाते हैं ना तो आपका वापस आने को दिल नहीं करता, पहाड़ों से आने का आपका दिल नहीं करता, आपका दिल करता वहीं रुक जाए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमें नहीं पता ये जगह एग्जिस्ट भी करती है, हमें कैसे पता चले कि इस जगह पर हम जाएं। अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान में कि जब वो एक्सप्लोर हो जाती हैं, खैर जो हम उनके साथ करते हैं वो तो हम बड़ा बुरा करते हैं, लेकिन हम उसको इंजॉय बहुत करते हैं और हमारे पाकिस्तान की खूबसूरती का हमें पता चलता है। आप जनाब जो ट्रैवल व्लॉगिंग है उसने इस काम को बड़ा आसान कर दिया। सोशल मीडिया बिल्कुल आपको ट्रैवल व्लॉगर आप देखेंगे कौन है, आप उसको फॉलो करेंगे, वो ट्रैवल व्लॉगर जो है वो पाकिस्तान के कोने कोने में जाते हैं और आपको बताते हैं कि ये जगह है जहाँ पर आपको विजिट करना है, वो खूबसूरती आपको दिखाते हैं। अच्छा, और इसमें कुछ ट्रैवल व्लॉगर्स ऐसे हैं जो स्पेसिफिकली काम कर रहे हैं कि इंटरनेशनल टूरिस्ट को पाकिस्तान लेकर आना है। फिर बहुत से मुल्क ऐसे जो कि बड़े खूबसूरत हैं, पाकिस्तान से लोग वहाँ जा रहे होते हैं, लेकिन कितना अच्छा हो कि हम उनको बताएं कि पाकिस्तान इज इक्वली ब्यूटीफुल, रादर मोर देन दैट। फिर वो इंटरनेशनल टूरिस्ट पाकिस्तान आते हैं, विजिट करते हैं, दे मीट पीपल, यहाँ के खाने, यहाँ के लोग, यहाँ के रंग, यहाँ की सकाफत, यहाँ की तहजीब, यहाँ का विरसा, उसमें खो से जाते हैं, वापस जाते हैं,
बहुत से लोगों को बताते हैं, फिर बहुत से लोग पाकिस्तान आते हैं। सो हम अपना इस सॉफ्ट इमेज, इस पर कितना अच्छा काम कर पा रहे हैं, आज हम इसकी बात भी करेंगे। और एक ऐसे ज़बरदस्त ट्रैवल व्लॉगर ने आज हमें ज्वाइन किया, जिनको अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने बेस्ट ट्रैवल व्लॉगर का अवार्ड भी दिया है, केपी गवर्नमेंट की तरफ से उनको अवार्ड भी मिला है। आदिल ताज ने आज हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी सर। कम ही इस्लामाबाद आते हैं, ज़्यादा हमें आप पहाड़ों पर ही नज़र आते हैं। समर्स और ज़्यादातर साल तो पहाड़ों में घूमने में लग जाता है और इस्लामाबाद में कम टाइम गुजरता है। रिसेंट कहाँ से होकर आए हैं? रिसेंटली मैं सियाचिन से पहले सियाचिन गया था, उसके बाद Okay. शिमशाल गया था। तो सियाचिन एक्सप्लोर करके आए हैं। अभी काफ़ी ज़्यादा थोड़ी हमें जाने दिया जा रहे हैं लोगों को। I was about to ask कि अभी ओपन हुआ है ना सियाचिन? तो वेरी रिसेंटली Yes. ओपन हुआ है। तो थैंक्स टू पाकिस्तान आर्मी जिन्होंने अलाउ किया जितने भी ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं, और हमने वो जगह काफ़ी एक्सप्लोर की है और उम्मीद है कि अगले साल से वो टूरिस्ट को भी आने देंगे। ओके, बहुत खूबसूरत जगह है। क्या बात है। हाँ, थोड़ा एक्सप्लेन करें क्या एक्सपीरियंस था सियाचिन का? मैं काफ़ी गिलगित बल्तिस्तान और केपी के जितने भी पहाड़ी इलाके हैं काफ़ी घूम चुका हूँ, और मुझे लगता था शायद K2 बेस कैंप पे जो लैंडस्केप है शायद वो लैंडस्केप मुझे और कहीं देखने को ना मिले। लेकिन जब मैं सियाचिन गया तो आई शुड से कि सियाचिन ने मुझे हम्बल कर दिया कि हम एग्जिस्ट करते हैं। वहाँ के पहाड़, वहाँ की खूबसूरती शायद ही पाकिस्तान में, मैं पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में शायद उस लेवल के पहाड़ जो वो कॉन्स बने हुए हैं, जो उसकी खूबसूरती वो बयान नहीं की जा सकती। ज़्यादा मुश्किल है? बहुत आसान है, बहुत आसान अच्छा। है। कैसे? थोड़ा सा रूट भी एक्सप्लेन करें। खपलू से एंट्री करवानी होती है पाकिस्तान आर्मी की चेक पोस्ट पे, और उसके बाद इट हार्डली टेक्स 3 आवर्स, और 1 घंटे के बाद लैंडस्केप कम्प्लीटली चेंज हो जाता है और उस हसीन वादी में इंसान खो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता। 2 साइड हैं उनकी, एक आपको लेके जाती है ग्यारी सेक्टर जहाँ शोहदा का वाक़या हुआ था आई गेस 2012 में, और दूसरी साइड है कुंदुस एक्सट्रीम बॉर्डर, आखिरी गांव, यू कैन से कि सियाचिन या पाकिस्तान का सबसे आखिरी गांव। तो बेहद खूबसूरत, वहाँ पे लोग रहते हैं? प्रॉपर एक बहुत बड़ा गांव है। अच्छा, हाँ, पाकिस्तान का आखिरी गांव? पाकिस्तान का सियाचिन वाली साइड से आप कह सकते हैं। कुंदुस आखिरी गांव। कुंदुस? जी, कुंदुस आखिरी गांव है वो, और बहुत खूबसूरत है। लोग सुकून में रह रहे होंगे वहाँ पे, पोल्यूशन भी कम होगी क्योंकि बिल्कुल अभी तक ना होने के बराबर। जी, हम जब अभी वहाँ थे AQI चेक कर रहे थे तो इट वाज 16 AQI। Let's compare that with the Lahore's AQI. Sometimes 1000 क्रॉस कर जाता है। 16 and thousands is huge. और सबसे अच्छी बात, तारे दिख रहे होंगे कम से कम। बहुत ज़्यादा। और सबसे अच्छी बात ये है कि वहाँ इंटरनेट की भी फैसिलिटी है। अच्छा। एसकॉम के बिल्कुल पाकिस्तान आर्मी वाले वहाँ आए तो उन्हें कनेक्ट रखने के लिए एसकॉम के टावर्स लगे हुए हैं, सो इंटरनेट भी काफ़ी मिलता है, यू गेट कनेक्टेड टू योर फैमिली, और बहुत खूबसूरत तो जगह मतलब आप जो एक कंफर्ट ढूंढ रहे होते हैं, एक नेचर के साथ आप कनेक्ट करना चाह रहे हो, तो कंफर्ट के साथ आपको वो नेचर के साथ कनेक्शन मिलेगा। बिल्कुल, आप फैमिली के साथ भी कनेक्टेड रहते हैं। आप बता सकते हैं, अम्मी को बता सकते हैं, अम्मी मैं सियाचिन की साइड से आखिरी गांव कुंदुस में इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ मैं एंजॉय कर रहा हूँ AQI 16, आई एम एंजॉयिंग माय लाइफ। ये आप बता सकते हैं। बिल्कुल। और कहीं पे ट्रैकिंग भी करनी पड़ती है? ट्रैकिंग अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अच्छा, अदरवाइज इट्स अ प्रॉपर रूट? बिल्कुल आखिरी गांव तक गाड़ी जा रही है, और अभी जो कुंदुस के करीब पाकिस्तान आर्मी वाले रोड भी बना रहे हैं। मतलब अच्छा। वो कोशिश करें कि जितनी इजी एक्सेस हो सकती है, कि उनके ऊपर हाई कैंप्स हैं, तो हाई कैंप्स तक जितना आसानी से वो अपना खाने पीने की चीज़ें जवानों तक पहुंचा सकते हैं, तो उसके लिए भी रोड बन रहा है, और साथ टूरिस्ट के लिए भी वो रोड देखिए ये वाली चीज़ है ना जो हम अक्सर बात कर रहे होते हैं ट्रैवलिंग के पर्सपेक्टिव से, लोग अक्सर कह रहे हैं हम जा नहीं पा रहे होते, बड़ा मुश्किल है, फैसिलिटीज उस तरह से नहीं मिल रही। खैर वो जो एडवेंचर है उसका अपना ही मजा है, लेकिन काफ़ी सारे लोग हैं जो कि जाना चाहते हैं, तो ये बड़े ज़बरदस्त स्टेप्स हैं जो कि लिए जा रहे हैं। अभी तक जितनी जगह आपने विजिट की हैं, क्या ये कहा जा सकता है कि ये आपको सबसे खूबसूरत लगी? क्योंकि ऐसे पाकिस्तान इतना खूबसूरत है कि चूज करना बड़ा मुश्किल है। एक्सेसिबल देखें, इजीली एक्सेसिबल वाइज अगर मैं कहूँ जहाँ आप ऑफ रोडिंग करके भी जा सकते हैं, तो शायद सियाचिन के लेवल की मेरे ख्याल में कोई जगह नहीं है पाकिस्तान में, इंटायर पाकिस्तान में। बिल्कुल। फिर आप अगर ट्रैकिंग और बाकी चीज़ों उसमें इन करते हैं तो K2 बेस कैम्प हो जाते हैं, स्नो लेक हो जाते हैं, लेकिन वहाँ हर कोई नहीं जा सकता, लेकिन सियाचिन हर बंदा जा सकता है। वेदर स्पेसिफिक भी होता है, लाइक अभी हम जा सकते हैं सियाचिन की साइड पे या कि नहीं? 10 दिन पहले वापस आया हूँ। अच्छा, लिटरली 10 How was दिन the पहले। weather? ठंडा था, और जब सूरज गुरूब होने वाला होता है तो ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऑब्वियसली आप यू आर क्लोज टू 3500 मीटर, और वेरी क्लोज टू द ग्लेशियर, द सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है। बिल्कुल गांव के बैक साइड पे ग्लेशियर है। लेकिन ये थ्रू आउट खुला रहता है रास्ता? थ्रू आउट खुला रहता है। ओके, तो आप साल के किसी भी हिस्से में ट्रैवल कर सकते हैं? किसी भी टाइम भी ट्रैवल कर सकते हैं। मैं समर्स में भी गया, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि समर इज़ द बेस्ट टाइम कि आप वहाँ जाएँ। ओके। ग्रीनरी होती है,
बैकड्रॉप में सियाचिन के पहाड़, ग्लेशियर, वो एक अलग और थोड़ा खूबसूरत। ठंड से भी बच जाते हैं बिल्कुल। आप इंजॉय कर पाते हैं ना, वरना आप ठंड में तो इंसान यही कहता है कहेगी थोड़ा गर्मी से बच जाता है, गर्मी से गुड बाय करके वहां पहुंच उन जाते हैं। इलाकों में खैर इतनी ज्यादा गर्मी नहीं होती ना, सूरत की तपिश खैर बहुत ज्यादा बहुत डैमेजिंग होती बहुत है, ज्यादा होती है। फील होती है बहुत ज्यादा हाइट पे। जी सो आदिल, जब सिग्नल्स कहीं पर आप जाते हैं ट्रैवल व्लॉगर्स के पर्सपेक्टिव से जी। अगर हम सवाल करें तो घर वाले परेशान नहीं होते, उनको बता के जाते हैं कि हम फलानी जगह पे जा रहे हैं और इतने दिन तक मेरे पास वहाँ पर सिग्नल्स नहीं होंगे, मैं बात नहीं कर सकूंगा किसी से? जी, मैं बता के जाता हूँ कि हम ऐसी जगह पे जा रहे हैं, शायद वहाँ शायद का उनसे ज़रूर रखना होता है कि शायद सिग्नल्स ना हो तो आप परेशान नहीं होगे। मैं एक दिन ज़रा एक्स्ट्रा करके बताते हैं, मुझसे एक दिन पहले ही वापस आते हैं ताकि वो परेशान ना हो। ये आपसे अम्मी को बताते हैं ना, क्योंकि शादी घर आपने वालों भी की को। नहीं है, तो वो चक्कर भी नहीं है कि पूछे किधर हो, किधर धनिया लेकर आना है, पुदीना लेकर आना है, ये दूध खत्म हो गया, ये बच्चे के डायपर चाहिए, वो चक्कर नहीं है। इनकी जिंदगी का हसीन टाइम चल वो शादी से इस चक्कर में लगता है कर नहीं रहे। ऐसे हो सकता है शुएब कि वो किसी ऐसी बंदी से शादी कर ले जिसको बहुत ज्यादा शौक हो ट्रैवलिंग का, ट्रैवलिंग का, और वो इनके साथ ट्रैवल करे। ऐसा मामला है बिल्कुल, तो शायद इसलिए लेट भी हो गई है अभी बहुत शादी। ज्यादा, बिल्कुल ये बहुत ज्यादा लेट हो गई है। नहीं वैसे इस साल अगले साल कोई प्लान है आदिल शादी का? अगर इस तरह की कोई लड़की मिल गई जो मेरे साथ एक्सप्लोर करना चाहती तो व्हाई नॉट, अदरवाइज नहीं। नहीं, नो चांस। नो चांस, क्योंकि आदिल नहीं रुकने वाला। नो चांस। उसने कहा अम्मी को सिर्फ बता रहा हूँ मैं कि मैं इधर जा रहा हूँ, उधर जा रहा हूँ, उसके अलावा मैं भी कुछ नहीं कर सकता। दही पुदीना लेके आएंगे। ये भी अच्छी बात है, देखें घरदारी भी थोड़ी करनी चाहिए। लेकिन उनका शौक है ना घूमने फिरने का, वो धनिया पुदीने में लग जाए। शौक और जिम्मेदारी साथ साथ लेके चले ना। नहीं तो ठीक है, फाइन, मूविंग ऑन जी। हर जगह जाने का खास मौसम होता है, जैसे आपने भी सैशन की बात की, बिकॉज मैं आपकी अक्सर रील्स देखता हूँ तो आप ऑटम सीजन को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे होते हैं, स्पेशली गिलगित की साइड पे, हुंजा की साइड पे, कि उसका ऑटम बहुत खूबसूरत है। थोड़ा सा बताएं कि किस मौसम में कहाँ की खूबसूरती ज़्यादा अट्रैक्ट करती है? समर्स में अगर बात करें तो केपी और कश्मीर की, क्योंकि लोग जब भी आते हैं उन्हें ग्रीनरी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। गिलगित बल्तिस्तान में थोड़ी ग्रीनरी कम है, मतलब इफ़ यू लाइक एडवेंचर तो ऑब्वियसली गिलगित बल्तिस्तान आपको जाना पड़ेगा, लेकिन आपको खूबसूरत पहाड़ देखने, ग्रीनरी देखने, लश ग्रीन मेडोज देखने तो कश्मीर, नीलम वैली ऑब्वियसली उसका कोई मुकाबला नहीं है, ताऊबर तक आप जा सकते हैं। और केपी में भी आपको मराठ, चित्राल, सवात वैली में कहीं भी जा सकते हैं। और ऑटम और ये विंटर ज़्यादा हमें प्रमोट इसलिए करते हैं कि लोगों को बताया जा सके कि सिर्फ समर घूमने की सीज़न नहीं होता, आप एक डिफरेंट किस्म की भी खूबसूरती देख सकते हैं। वो गिलगित बल्तिस्तान जो आपने समर्स में देखा होता है, जब आप ऑटम में जाते हैं तो पूरी वादी गोल्ड होती है, गोल्डन होती है, तो इंसान हैरान रह जाते हैं वो खूबसूरती देख के भी। एक दरख्त के ऊपर 5-5, 6-6 किस्म के कलर, वो गोल्डन शेड्स भी इतने खूबसूरत होते हैं कि आपको एक शेड नहीं नजर आता, मुख्तलिफ शेड्स गोल्डन कलर के नजर आते हैं। आप सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग देखेंगे आपको डिफरेंट शेड नजर आएगा, ड्यूरिंग द डे टाइम बिल्कुल एक्सट्रीम डिफरेंट होगा, और जब सूरज गुरूब होने वालों को डिफरेंट कलर होते हैं उसके। तो आदिल, ऐसे में आपके पास ये बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी होती है कि नए नए जो है वो आप मखलूक देख भी रहे होते हैं। परिंदों की अगर हम बात करें, ऐसे जानवर जो कि स्पेसिफिक एरिया में और स्पेसिफिक टेम्परेचर में ही बाहर आ रहे होते हैं, सो वो कैसा एक्सपीरियंस होता है जब इन जगहों पर आप जाएं और वो आपको ज़ाहिर है इन शहरों में आपको नहीं मिलते? चित्राल में थे हम, गोल नेशनल पार्क में, अचानक सामने देवकामत किस्म के 4 मारखोर आ गए। हमारा नेशनल एनिमल है, तो वो देख के हम हैरान रह गए कि इतना, मतलब सुना बहुत था, कभी इतने करीब से नहीं देखा, मतलब लिटरली हमारे उनके दरमियान फासला कोई 15-20 फीट्स होगा। बहुत ह्यूज थे, बहुत ज़्यादा ह्यूज। उनकी हमने वीडियोस बनाई थी, और इस तरह के जानवर देखने को मिलते हैं, खासकर वो जानवर जो कि बड़े नायाब हैं। आप हिमालयन आइबेक्स हो गया, मारखोर हो गया, स्नो लेपर्ड को काफ़ी दूर से हमने देखा है ड्यूरिंग विंटर सीजन, तो बड़ा एक डिफरेंट काइंड ऑफ। लेपर्ड को देख के क्या फीलिंग्स थी? आंखों में आंखें डाल के क्या बात की आपने उससे? कितना दूर से देखा था ये? काफी दूर था। थोड़ा हम कुछ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के साथ थे। वो विंटर में आते हैं, एक हंटर्स आते हैं काफ़ी विंटर में, और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स आते हैं, तो अच्छा खासा डिस्टेंस है, ऑब्वियसली उनके पास ह्यूज कैमरे होते हैं, तो बहुत दूर से वो देखा था, लेकिन कैमरे में काफ़ी करीब नज़र आ रहा था। और वो लिटरली एक आइबेक्स उसने शिकार किया हुआ था और वो उसे खा रहा था। बिल्कुल यूं हमने। इसको आपने शूट भी किया फिर इसको? उन्होंने शूट किया था, वो जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है, उसने पिक्चर भी अपलोड की थी। वो स्नो लेपर्ड से चलता हुआ आ रहा है, आइबेक्स जो है वो मरा हुआ पड़ा हो, तो कैप्शन उससे बड़ा ज़बरदस्त दे दिया, बेबी यू आर माइन। हाँ, बड़ा जबरदस्त उसने कैप्शन दिया था, खूबसूरत। That's how it is. पाकिस्तान यही बात बता रही हूँ कि नई चीजें हमें यहाँ बैठ के हम कर रहे थे, हो ये क्या, लेकिन ऑब्वियसली नेचर है, एक नेचर का प्रोसेस है,
ऑब्वियसली उसको तो आपको साथ लेके चलना होता है। अच्छा, जो इससे पहले शोएब भी बात कर रहे थे शुरू में कि इंटरनेशनल टूरिस्ट को पाकिस्तान लेकर आना और पाकिस्तान की खूबसूरती दिखाना, इसके लिए इस पर क्या काम हो रहा है आपकी तरफ से? मेरी जो ज़्यादातर फॉलोइंग है, 27% जो फॉलोइंग है वो पाकिस्तान से है। रेस्ट जो 73% है वो रेस्ट बाकी दुनिया से, मतलब कंपैरिजन अगर आप करें तो बहुत ज़्यादा है। तो वो जिस तरह शुरू में बात की थी कि लोग जब भी कहीं, आपने बात की थी कि किसी भी कंट्री आप जाना चाहते हैं या अपने मुल्क घूमना चाहते हैं तो आप सर्च करते हो अबाउट डिफरेंट ट्रैवल व्लॉगर्स, तो फॉर्चुनेटली मेरी प्रोफाइल सबसे ऊपर दिखाई जाती है इंस्टाग्राम पे, क्योंकि मेरे फॉलोअर्स ज़्यादा हैं। तो फिर फॉलो करते हैं, फिर वो कनेक्ट होते हैं जो जितने भी फॉरनर्स हैं, ट्रैवलर्स हैं। पाकिस्तान जब आप आते हैं, यकीन माने कि उनका मतलब पूरा कॉन्सेप्ट पाकिस्तान बिल्कुल चेंज हो जाता है। स्पेशली लोग जब हमारे इतने मेहमान नवाज लोग इतने अच्छे तरीके से मिलते हैं, डील करते हैं, तो वो कभी नहीं भूलते। और पाकिस्तान का लैंडस्केप जब देखते हैं, यहाँ के बेस कैंप्स जाना और इतने इजीली एक्सेसिबल, आप फेरी मेडो से नांगा पर्वत बेस कैंप, रूपल फेस वाली साइड से नांगा पर्वत बेस कैंप, राका पोशी, जो आप लिटरली एक दिन में पहुँच सकते हैं। तो जब वो लैंडस्केप देखते हैं वो हैरान रह जाते हैं। आप यकीन माने कि इस दफ़ा मैं राका पोशी बेस कैंप पे था और मेरे साथ तकरीबन 4 फॉरनर्स थे, एक और ग्रुप था उसके साथ 10 थे। तो वो टोटल मोर देन 50 फॉरनर्स वहाँ थे और हम लिटरली बेस कैंप के कुछ बंदे और हम गाइड्स मिला के वी वर क्लोज टू 10। और फॉर अ टाइम सर मुझे फॉर अ टाइम ऐसे लगा कि मैं किसी फॉरेन कंट्री में हूँ, हम किसी फॉरेन कंट्री गए हुए हैं, ये कोई किसी और मुल्क का पहाड़ है, क्योंकि लोकल्स बहुत कम है, फॉरेनर्स ज्यादा हैं। आउट नंबर। तो वो पाकिस्तान की लैंडस्केप देखे, मतलब मैं के बयान नहीं कर सकता। वो जब वापस आते भी हैं, राइट? बहुत ज्यादा आते हैं, बिकॉज़ लोगों को अवेयरनेस ये, हमें ये लगता है कि शायद इतने ज़्यादा जो है वो टूरिस्ट नहीं आ रहे होते पाकिस्तान। इन एरियाज़ की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। इस साल तो आप 1400 क्लाइंबर्स तो सिर्फ हमारे जो 5-8 हज़ार मीटर से बुलंद पहाड़ हैं, वो उसके समिट सिर्फ क्लाइंबर्स जो आए थे वो थे। ट्रैकर्स आप इससे माइनस करने, रॉक क्लाइंबर्स अलग आए थे, स्कीयर्स अलग आए थे, ट्रैकर्स अलग आए थे, ट्रैवलर्स। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिसमें फिर डिवाइड करते हैं CKNP वाले, सेंट्रल कराकोरम नेशनल पार्क वाले। तो लिटरली ख़ास कर ये जो पीक सीज़न है ट्रैकिंग का, माउंटेनिंग का, उसमें तो ऐसा लग रहा था कि हम किसी और मुल्क में घूम रहे, इतने ज़्यादा। और कमेंट्स उनके क्या होते हैं? कुछ ऐसे अल्फाज जो आपको याद आ रहे हो फॉरेनर्स के, जो कि उन्होंने शेयर किए आपसे जब लोगों से मिले, जब यहाँ के लैंडस्केप उन्होंने एंजॉय की, क्या कहा उन्होंने? ज़्यादा जितने भी फॉरेनर्स होते हैं, आपको पता है उन्हें बाहर घूमने का बड़ा शौक होता है, कई कंट्रीज़ घूम के आए होते हैं। इस बार जो मेरे साथ जो कम कंट्रीज़ घूमने वाले थे, उस मोर देन 70+ कंट्रीज़, मतलब 120-130 टू नॉर्मल फॉर देम। लेकिन वो जब यहाँ आते हैं वो कहते हैं यार यहाँ का लैंडस्केप कम्प्लीटली डिफरेंट है, मतलब ऐसा लैंडस्केप हमने लाइफ में नहीं देखा। मैंने 120 मुल्क घूम के आया हुआ टूरिस्ट भी कह रहा है, या कमेंट कह रहा है कि ऐसा लैंडस्केप कहीं नहीं देखा, कभी नहीं देखा। और जिस तरह के लोग माशाल्लाह हमारे बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज हैं, मतलब मेहमान नवाजी ख़त्म है, वो ये दोनों जब मिक्स होते हैं ना, तो एक काफ़ी अच्छा एक इम्तिजाज उसका बन जाता है, लोग काफ़ी पसंद करते हैं। और लिटरली जब जा रहे होते हैं मेरे क्लाइंट्स प्रॉपर रोते हैं। अच्छा, प्रॉपर वो रोते हैं, आप रुखसती करते हैं ना उनकी यहाँ से तो वो रोते हैं कि हम दोबारा आएंगे, और दोबारा आए भी हैं काफ़ी क्लाइंट। जी आए हैं। तो जाहिर है वो जो कनेक्शन लोगों के साथ बिल्ड हो जाता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट भी होता है। अक्सर हम देख रहे होते हैं ना, वीडियोस भी आ रही होती हैं सामने, जिसमें जो इंटरनेशनल टूरिस्ट आया पाकिस्तान में, लोग पैसे भी नहीं ले रहे होते। बिल्कुल, हमने ये भी बड़े एक्सपीरियंसेस, मेहमान नवाजी खत्म है, आपने दुरुस्त बात की। बिल्कुल। अच्छा, अभी क्या प्लान है किसी और जगह का जो कि आप इस वक्त विंटर के हिसाब से लोगों को गाइड कर सकें? जिस तरह आपने इनिशियली भी कहा कि सिर्फ समर्स नहीं, एवरी सीजन आपको घूमना चाहिए, तो विंटर में कोई जगह जो रिकमेंड करना चाहें? अभी रिसेंटली मुझसे कांटेक्ट किया था, पाकिस्तान आर्मी की तरफ से कांटेक्ट हुआ था गवादर में। अच्छा। कि आप वो वाला पूरा एरिया आप कवर करें, जो मकरान कोस्टल हाईवे है, ताकि हम वहाँ भी टूरिज्म प्रमोट करना चाहते हैं। इट्स इक्वली ब्यूटीफुल। जी। तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया, मिड दिसंबर में मुझे जाना है वहाँ। तो इंशाल्लाह वहाँ वीडियोस बनाएंगे। दे आर ट्राइंग टू प्रमोट टूरिज्म उस साइड पे भी, टूरिज्म डी साउथ। जी, टूरिज्म डी साउथ। तो मैं तो पहले भी कर चुका हूँ एक्सप्लोर, तो इस दफ़ा वो कह रहे हैं कि आप आएँ और आप हमारे मेहमान हैं, आप घूमें, वीडियोस बनाएं, खुद भी शेयर करें, हमसे भी शेयर करें। तो लेट्स एक्सप्लोर टूरिज्म। तो काफ़ी अच्छे स्टेप्स माशाल्लाह लिए जा रहे हैं। कराची से टुवर्ड्स गवादर जाएंगे? कराची से हब, और हब से पूरा मकरान कोस्टल हाईवे, जिसमें आप मड वोल्केनोज भी एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें आप हिंगोल नेशनल पार्क भी जाएंगे। जी। और इसमें आप आगे जाते जाते और माड़ा एंड देन गवादर, बहुत से और स्पॉट्स बीच में आएंगे, जीवनी आखिर तक। वाओ,
अब कोई प्लान बना लिया माइंड में कितने दिन का सफर होगा, बिकॉज इट्स लॉन्ग जर्नी? 2 वीक्स एटलीस्ट मैं 2 weeks. कराची से एनजीओनी तक मैं इंशाल्लाह एक्सपेक्ट करता तो हूँ। सारे काम साइड पे रख दिए, अब सारे काम, ये जी, करना है, जी। ये टारगेट सेट हो गया है। काम ही कोई नहीं और बहुत इसके सारे अलावा काम, ये तो मतलब हम कह रहे हैं ऑब्वियसली, इसके अलावा भी जिंदगी तो आदिल की होगी जो हमें बिल्कुल। थोड़ी बताएंगे या नहीं, नहीं, बता देंगे, है ना? बता देंगे। अब मसला वो नहीं है। अलग से आप नाश्ते पे पूछेगा तो प्रोबेबली बता देंगे। ऑन एयर तो ट्रैवल व्लॉग वैसे किसी वक्त मम्मी ने कहा हो कि हाँ। बेटा वापस आ जाओ, बेटा बहुत दिन हो गए हैं, या कोई लॉन्गेस्ट टाइम जो कि आप घर से दूर रहे हो? असल में मेरा प्लस पॉइंट ये है कि मेरी फैमिली बाहर है, पाकिस्तान में नहीं है। ठीक है, सब बाहर होते हैं तो मुझ पे किसी किस्म की कोई प्रेशर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं नहीं होता है। ना, तो वो दूसरा बिल्कुल, वाला ना मामला भी दही नहीं लानी है। होती ना पुदीना लाना। आप बताएं। दूसरा वाला मामला भी नहीं। अच्छा, मैं सोशल मीडिया के पर्सपेक्टिव से पूछना चाहती हूँ, जब जाहिर सी बात है कैप्चर करना, एक तो एक्सप्लोर करना जाना एक अलग बात है, दूसरा कैप्चर करना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर होती है, और जी। एडवेंचर के साथ डबल एडवेंचर होता है, बिल्कुल। इक्विपमेंट कैरी करना एंड जी। एवरीथिंग, देन वापस आके एडिटिंग और सोशल मीडिया पे चीज़ों को अपलोड करना। क्या रिस्पॉन्स होता है लोगों का? क्या कभी लोग ये कहते हैं कि ये जगह हमें तो पहले पता ही नहीं थी, आदिल ने बताई, अब हम इस जगह पर जा रहे हैं? काफ़ी हम उन जगहों पे जाते हैं कि जहाँ लोग, मेरी पर्सनली कोशिश ये होती है कि हर उस इलाके का टूरिज़्म प्रमोट जहाँ नॉर्मली लोग नहीं जाते, मतलब जहाँ हुंजा स्कर्दू तो काफ़ी लोग जाते हैं, लेकिन साइड के जितने एरियाज़ हैं, जितने वो खूबसूरत हैं, तो वही इलाके प्रमोट करने की कोशिश होती है। और अपना मुल्क इतना खूबसूरत है कि यकीन माने मुझे तो ज़्यादा एडिटिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, तो सिंपली अपलोड कर देते हैं, स्टोरीज़ में लोगों को बता देते हैं, कैप्शंस में बता देते हैं कि इस तरह आप इन जगहों पे जा सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग उन जगहों पे जाने लग गए हैं और बड़ा एंजॉय करते हैं उन जगहों पे। कोई ऐसी जगह जो कि आपको लगता हो कि बहुत अच्छा किया कि मैंने इसको एक्सप्लोर किया, चलते चलते किसी और डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, रास्ते में एक ऐसी जगह, कोई ऐसा स्पॉट आ गया अनप्लैन्ड, जो अनएक्सप्लोर्ड कोई जगह हो? हम लास्ट ईयर गए थे चित्राल प्लान करके करुम्बल लेक करने के लिए। तो बिल्कुल पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पर है। तो जिस दिन हम सुबह पहुंचे, रात को ही फ्लड आ गया था चित्राल में, एंड द अपर चित्राल एंड लोअर चित्राल गॉट डिस्कनेक्टेड। तो फिर उसके बाद वहाँ लोकल चित्राल में दोस्त थे, उनसे हमने डिफरेंट प्लान उन्होंने में बनाए। फिर 3-4 दिन बाद हम शंदूर से होते हुए फंडर आ गए। फंडर में पहले जा चुका हूँ, लेकिन मुझे समझ में मौका नहीं मिला था कि मैं फंडर जा सकूँ। तो स्केड्यूल हमारा ऐसा बना हुआ था, काफ़ी दिनों का हम फ्री थे, हमें कुछ तो करना था। तो फंडर जो नॉर्मली लोग दिखाते हैं, उसके अलावा हमने वहाँ 2 लेक से, एक 100 झील है और एक बहाल, एक हुकुश के नाम से आती है, वो एक्सप्लोर की और वो खूबसूरती देखी। जब वो लोगों को दिखाया तो बड़ी खुशी हुई कि मतलब लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया। बिल्कुल कम्प्लीटली नई साइट। और अब वहाँ गिलगित से चित्राल एक रोड भी बन रहा है गिजर एक्सप्रेसवे के नाम से। तो टूरिज्म पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है माशाल्लाह, बहुत ही ज़्यादा काम हो रहा है। और इन फ्यूचर जब ये रोड बन जाएगा, बल्कि इस साल जब मैं वहाँ गया था तो पिछले साल वो रोड बन रहा था, इस साल काफ़ी हद तक बन चुका है। तो अगले 1-2 साल में कि पूरी एक नई साइट जब ओपन हो जाएगी तो लोगों के पास काफ़ी ऑप्शंस होंगी कि हुंजा स्कर्दू के अलावा भी हम कहाँ जा सकते हैं। तो आसानी उस रूट पे वो सफ़र कर सकते हैं, और वहाँ से चित्राल से होते हुए पूरा रूट शंदूर नीचे चित्राल कवर करते हुए इस्लामाबाद वापस आ सकते हैं। ज़बरदस्त। बस एक बार निकले और फिर निकलते चले।